Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as assistant professor in chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this tetrahedron chemistry classes channel, and here are the links available to approach me. Hello friends, welcome back to the tetrahedron chemistry classes. So guys, in the coordination chemistry lecture series, today, right, I am going to take magnetic properties of the transition metal complexes. ओके तो ये टॉपिक मेरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वैसे भी फिनिश होने वाला है, तो दो तीन लेक्चर इसमें और बचे हैं. सी आई थॉट that I would have completed that magnetic properties in one lecture, but when I actually went through this particular topic, so it is very vast, right? बहुत ज़्यादा लेंदी है और एकदम से शॉर्ट में पढ़ाने में समझाने में बहुत सी बातें स्किप करके ये समझ में भी नहीं आएंगी. एंड सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये टॉपिक आपका आईआईटी जैम गेट नेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. बट आई हैव डिजाइंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर इन द वे कि आपको सिर्फ बेसिक से लेके स्टार्ट करते हुए एडवांस मैग्नेटिज्म की नॉलेज आपको हो जाए. और ये एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी, जो अब एमएससी पढ़ रहे हैं, जिनको ये समझने में प्रॉब्लम है, वहां से उनको भी आसानी हो, और कंपटीशन में तो ये सबके लिए आसान रहे. आई हैव डिजाइन दैट लेक्चर इन दिस वे ओनली. ओके, तो देखेंगे किस तरीके से हम पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं. वंस आई फिनिश विद दिस कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद मैं सीएसआईआर नेट और गेट की प्रॉब्लम जो है सॉल्व करूंगा. एंड वन थिंग इज श्योर कि जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर है, वैसे भी 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे सीएसआईआर नेट में आपको मिलता ही मिलता है. ओके, लेकिन जिस हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया है इस चैप्टर को, तो इसमें मैंने बहुत सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट भी इंक्लूड किया हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट इसमें इंक्लूड किया है. सो इन माय ओपिनियन, इफ यू completely actually will go through these 2 or 3 lectures on magnetic properties made by tetrahedron chemistry classes, तो आपको 10 मार्क्स तक भी इससे सीएसआईआर नेट में मिल सकते हैं. 10 to 12 मार्क्स तक का भी आपका इसमें गेन हो सकता है. और एक एक चीज यहाँ पे हम इसको सीरियल वाइज बताने की कोशिश करेंगे. तो गाइज, नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. प्लीज फोकस. ओके, सो यू कैन सी हियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. तो सबसे पहले तो ये समझे कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, या ये जो मैग्नेटिज्म होता है, ये कितने तरीके का हो सकता है. सो बेसिकली से यू मे हैव पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ये बेसिक चीजें हैं. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं. बेसिकली इफ यू चेक द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन योर कंपाउंड, ओके, थ्रू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और थ्रू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, then unpaired presence of unpaired electron shows the पैरामैग्नेटिक नेचर. ओके, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे √n × n+2 वाले फॉर्मूले से, तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना ज्यादा है. ठीक, ऐसे ही दूसरा आपका हो सकता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होंगे जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में या आपका वीबी डायग्राम में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स would be paired, will have the paired spin. Then these are the diamagnetic substances, and the difference between them is that paramagnetic substances are weakly attracted by the magnetic field. जब आप अपने कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड. क्यों अट्रैक्ट करेगा, हम इसकी भी बात आपसे करेंगे. देन योर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखिए तो ये रिपेल किए जाते हैं. सो दीज आर द टू सब्सटेंसेज. These are the two magnetic properties which are very very important, and we will study these on these properties in the detail. Then there comes the ferromagnetism. Okay, ferromagnetism or ferromagnetic substances. Okay, then you have the anti-ferromagnetic substance or magnetism, and finally you will have the फेरी मैग्नेटिज्म. तो ये 5 टाइप के मैग्नेटिज्म आपके पास होते हैं, जिसमें से आपके जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म, दे आर एक्सप्लेन्ड ऑन द डोमेन थ्योरी. इनके लिए हम डोमेन थ्योरी यूज करते हैं. एंड दिस इज द केस ऑफ द
कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म। तो कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म भी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। और पहले दो मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन कर दी जाएंगे, ये डोमेन थ्योरी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दीज टाइप्स ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म्स, राइट? एंड देन देयर कम्स द concepts actually. So this see, magnetic properties of any substance or any complex actually are studied in terms of the magnetic moment. तो अगर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपने स्टडी करनी है, देन यू हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मूवमेंट, और इस मैग्नेटिक मूवमेंट को आप म्यू से डिनोट कर देते हैं, बट सिंबल इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट टेक्स्ट मे यूज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सिंबल्स। पहली चीज, ओके, नाउ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट, वट एवर द मैग्नेटिक मूवमेंट यू विल डिटरमाइन, इट विल हैव द टू कंपोनेंट, राइट? फर्स्ट कंपोनेंट इज द म्यू एल, that is orbital magnetic moment, okay, and second component would be spin magnetic moment, that is mu s, okay। और ये दोनों ही एडिटिव प्रॉपर्टी होती हैं, क्योंकि इनके वेक्टर का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन, इनके वेक्टर्स के जो एरो है एक ही डायरेक्शन में फेस करते हैं, सो दे आर द एडिटिव प्रॉपर्टीज, सो यू कैन ऐड द वेक्टर्स। सो व्हेन यू हैव द टोटल और द इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, सो इट वुड बी द सम ऑफ योर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज म्यू एल, एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज द म्यू एस, एंड दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है, ये पता होना चाहिए, ओके। नाउ एक्चुअली ये आते कहाँ से हैं, इनको समझने की जरूरत है। सी दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT जैम, ओके, या 12th पास करके सीधा आए तो उन्होंने फिजिक्स तो पढ़ाई है, तो उनके लिए ये चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। बट दोज स्टूडेंट्स एक्चुअली हु डोंट have mathematics in their BSc and they are preparing for say CSIR नेट एग्जामिनेशंस, और फिजिक्स से टच छूट चुका है, तो उनकी मेमोरी को भी थोड़ा ब्रश करेंगे कि ये चीजें कहाँ से आपकी आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग योर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज द म्यू एल। सो इन द सेंटर यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, किसी एटम का एक न्यूक्लियस है, एंड आउटसाइड देयर आर द ऑर्बिट्स। तो ये आपके ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स में एज यू नो द अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी, ये इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से रोटेट करता है, ओके। इस इन ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड ये रोटेट करता है, ओके। वेल डिफाइंड पाथ्स होते हैं, बोर थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है। सो इफ यू डिटरमाइन एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सिंस दिस इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल, ओके, सो व्हेन इट इज द चार्ज पार्टिकल एंड इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट न्यूक्लियस, सो इट कैन जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। these are the basic things, okay। चार्ज पार्टिकल है, रोटेट करेगा, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, एंड दैट डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली इफ यू डिटरमाइन, चाहे फिजिक्स का कोई भी लॉ लगा लीजिए आप, फ्लेमिंग का है, कुछ भी है, तो उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, से इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द magnetic movement which is generated by the electron while revolving around the nucleus in the well defined circular path, okay। ये तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। नाउ सेकंड थिंग इज दैट, सी अभी देखिए इसमें दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन क्या थी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, से ये आपका सेंटर जो इसकी टिप है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से सर्कुलर पाथ में ये रोटेट कर रहा है, जैसा हमने दिखाया। नाउ सेकंड थिंग इज दैट, सी अब ये सेंटर में मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जहां यहां पे दिखाया हुआ है, अब मैंने ये सेंटर में दिखा दिया। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली आल्सो स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, जिस तरीके से आप एक टॉप, जिसको लट्टू आप बोलते थे, लट्टू को घुमा देते हैं और वो स्पिन करता है, या आप कोई एक कॉइन लेके घुमा दीजिए तो वो लगातार स्पिन करते रहता है, तो ये स्पिन लगातार, ये स्पिन कुछ वैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन कर रहा है, ओके। तो व्हेन इट विल स्पिन जस्ट लाइक दैट, सो इट विल आल्सो जनरेट अ magnetic field, and the direction of that magnetic movement would be just like that, that is say you can say this as mu s। तो ये आपके दो तरीके के आपके मैग्नेटिक मूवमेंट है, एक ऑर्बिट्स की वजह से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिन की वजह से आता है, एंड दे आर द एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एक मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रॉन आपका है, इन प्रॉपर्टीज की वजह से इट विल एक्ट एज अ टाइनी बार मैग्नेट, एक ही छोटे से मैग्नेट की तरह आपका बिहेव करने लगता है। तो ये आपने एक यहाँ पे शो कर दिया, ईच इलेक्ट्रॉन इन एनी सिस्टम विल एक्ट एज अ टाइनी बार मैग्नेट, ओके। तो हर एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं कि एक बार मैग्नेट की तरह ये यूज करेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल व्हेन आई विल एक्सप्लेन दिस फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म, ओके। Now guys, the second thing which is again very very important,
दैट म्यू इफेक्टिव, जो कि ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल छोटा सा, ओके, इससे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट जो आपका जनरेट होता है, ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती. इट्स अ वेरी, बिकॉज इट इज अ वेरी टाइनी मैग्नेट. ओके, सो द म्यू इफेक्टिव इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट इज मेजर्ड इन द बोर मैग्नेटॉन. इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है बोर मैग्नेटॉन. ओके, एंड सी द वन बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल्स टू ई एच डिवाइडेड बाई 4πmc. और अगर आप E का वैल्यू, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, उसको पुट कर दे, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दे, 4 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट, c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट. अगर आप इन सब को कैलकुलेट कर दें और वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करें, देन इट विल गिव यू 9.274 इंटू 10 इज द पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला. ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो हमको यहाँ पे टेस्ला की यूनिट यूज करनी पड़ती है. और ये आता कैसे? सी वन बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10 इज द पावर माइनस 21 अर्ग पर गॉस. और गॉस और टेस्ला को बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन माई एनएमआर लेक्चर सीरीज. तो अगर किसी ने नहीं देखा है कि ये कन्वर्जन कैसे होते हैं, तो मेरी एनएमआर लेक्चर सीरीज के बेसिक देख लीजिए, वहां पे मैंने ये कन्वर्जन फैक्टर्स बताए हुए हैं. ओके, सो 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10 इज द पावर माइनस 7 जूल एंड 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10 इज द पावर माइनस 4 टेस्ला. तो अगर ये वैल्यूज आप यहाँ पे जूल की, राइट, और टेस्ला की पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस फैक्टर को, देन इट विल गिव यू दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन. ओके, सो अप टू दिस पॉइंट देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सी, अब ये म्यू इफेक्टिव की जो बात हो रही है, जिसको मैं मैग्नेटिक मूवमेंट बोल रहा हूं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट कभी भी डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते. ये किसी भी सब्सटेंस के लिए इसको डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं किया जाता है. there is no way to determine directly this mu effective. So what we will do, we will actually first determine the magnetic susceptibility. ओके, तो पहले हम किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं और उस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से बाद में म्यू इफेक्टिव डिटरमाइन किया जाता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो now see, there obviously comes the case of your magnetic susceptibility. So I have written here whatever I have explained to you. Magnetic movement of the complex of the or the substance cannot be determined directly. Magnetic susceptibility, which is actually shown by this Greek letter, that is chi और chai, chi, chai और chi, जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप करें. और मेरे को तो ये x जैसा बिगड़ा हुआ x लगता है, तो मैं कई बार इसको x भी बोल देता हूँ. ओके, सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिटरमाइंड फर्स्ट एंड देन द म्यू इज डिटरमाइंड. तो इसकी हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं. सो इट इज ऑब्वियस नाउ फॉर अस, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल. ओके, okay guys, so now this is my magnetic susceptibility chi. See, magnetic susceptibility of any substance actually is its capability to get the magnetization when we place that particular substance or the complex in the magnetic field. क्या मतलब है? जब किसी substance को आप external magnetic field में रखिए, तो उसमें भी एक induced magnetic field होता है और वो substance खुद magnetized हो जाता है, और जो उसके magnetized होने की कैपेसिटी होती है उसी को आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं. दिस आई हैव रिटन हियर आल्सो. ओके, सो नाउ व्हाट इज एक्चुअली द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? दैट इज B माइनस H इज इक्वल्स टू 4π इंटू I. अब देखिए B क्या है? B इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द सब्सटेंस और इन द कॉम्प्लेक्स. जो कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स और सब्सटेंस आप ले रहे हैं, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, उसके अंदर जो उस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, ये उसकी वैल्यू है. ठीक है, H इज द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हैं. ओके, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 4π इंटू I, वेयर I इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस. इंटेंसिटी देखिए, कोई सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, कोई सब्सटेंस कम मैग्नेटाइज होगा, तो ये वो इंटेंसिटी है. ओके, एंड इट शुड बी रिमेंबर्ड that actually this induced magnetic, see, whenever you are talking about the paramagnetic substances, तो ये जो induced magnetic field होता है substance के अंदर, ये हमेशा applied जो आपका magnetic field है उससे ज्यादा होता है. इसको याद रखेंगे. क्यों ज्यादा होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दैट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन H. ओके, ये मैंने पहले ही बता दिया, हमेशा ज्यादा होता है.
क्लियर। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये बी का वैल्यू जो कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये कम होता है। ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई सम एल्जेब्रा, बेसिक एल्जेब्रा टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 1 to get a meaningful expression here. Okay, so what I will do, I will divide that expression throughout by the H, that is the applied magnetic field. तो हमने क्या किया देखिए, b बाई एच, क्योंकि ये आपका b माइनस एच है, अगर इसको आप होल डिवाइड भी करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो b बाई एच यहाँ भी, h बाई एच यहाँ भी. ओके, सो दिस वुड बी b बाई एच माइनस h बाई एच. This 4 pi is the constant I by h. So this is how we can write. Okay, so what happens then, h and h would cross, it will give you the 1. So b minus h minus 1, इसकी जगह 1 आ गया, that would be equals to 4 pi I by h. Okay, फिर हम इस 1 को उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा b by h equals to 1 plus 4h I by h. So this is the experiment, this is the equation number 2. Okay, and this I by h, which is the intensity of the magnetization, right? Intensity of the magnetization when divided by the applied magnetic field value, then this will give you the your volume magnetic susceptibility, right? इसको हम क्या बोलते हैं, volume magnetic susceptibility. So in this particular equation, this b by h is called the magnetic sorry, not say, okay, fine, this is very fine. This b by h, first of all you can see this b by h. This b by h is the magnetic permeability. Okay, how permeable your substance is. And you can see for vacuum, अगर आप vacuum की बात करते हैं तो ये magnetic permeability की value 1 होती है. Okay, and then the thing which I was talking about, I by h is the called volume susceptibility, or you can see the magnetic susceptibility at volume level. Okay, or per unit volume. So magnetic susceptibility per unit volume, and it is also written as the xv. ओके, तो हम इस इक्वेशन को कैसे, इसको इस वाले फैक्टर को xv से रिप्लेस कर सकते हैं. सो वी विल हैव द, so guys, what we can do, we can write that equation in that manner, b by h equals to 1, and we can replace that I by h by with this xv, that mean magnetic susceptibility per unit volume, and this will give you the equation number 3. So this is something very very important. But remember in chemistry, जब भी आप chemistry की बात करते हैं तो chemistry में volume susceptibility की तो हम बात करते नहीं है, या तो हम मोलर ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे, या क्योंकि हम सब्सटेंस को या तो वेट में लेंगे, ग्राम में लेंगे, ओके, या हम उसके मोल्स लेंगे. तो इस वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हमारा काम नहीं चलता. सो विल कन्वर्ट दैट वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी इनटू द ग्राम ससेप्टिबिलिटी और इनटू द से योर मोलर ससेप्टिबिलिटी. ओके, so guys, since in chemistry we deal with the mass of the substance, thus we need the gram susceptibility. Okay, तो हम ग्राम ससेप्टिबिलिटी को हम चेंज, इसको वॉल्यूम जो ससेप्टिबिलिटी है मैग्नेटिक, इसको ग्राम में चेंज करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डेंसिटी से डिवाइड, जो भी सब्सटेंस आपका है जिसके लिए आप डिटरमाइन कर रहे हैं उसका डेंसिटी से अगर आप वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को डिवाइड कर देंगे, देन यू विल हैव द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन द ग्राम. आपको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. सो इफ यू डिटरमाइन दैट वॉल्यूम विल गिव यू द m by d. सो अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं xv, तो इसकी जगह मास बाई डेंसिटी लिख देंगे और इसको डिवाइड करेंगे जब आप इस डेंसिटी से तो d से d कैंसिल हो जाएगा. सो दीज टू वुड बी इक्विवेलेंट, दैट मीन इट विज यूर नाउ ग्राम ससेप्टिबिलिटी, ग्राम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, अब नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन यू कैन सी, अगर ग्राम से भी काम नहीं चल रहा, यू वांट टू गो लिटिल मोर फंडामेंटल, ओके, तब आप क्या कर सकते हैं, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी यूज करते हैं. मोलर के लिए आपको क्या करना है, इस जो वैल्यू है इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट योर ग्राम ससेप्टिबिलिटी विद द मॉलिक्यूलर वेट, देन इट विल बिकम द मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. सो हियर आई एम राइटिंग द xm is equals to xg into m, where m is the molarity of that substance. Okay, so you have to prepare that solution in certain molar concentration and you have to put those value here. Okay, और ये जो आपकी molar susceptibility, आप इसका solution बना लिए. solution बनाने के बाद Gauss method में जब आप magnetic susceptibility check करते हैं, so there are various methods to determine the magnetic susceptibility. Gauss method is one of them. So once you determine that xm by the Gauss method, then very easily you can calculate mu. Okay, तो ये आपको पता रहना चाहिए. So up to this point I think there is no problem. Now see the problem arises. How the problem arises?
See, measured molar magnetic susceptibility of any substance is actually consist of the two kinds of the susceptibilities. First is the paramagnetic susceptibility and second is the diamagnetic susceptibilities. ओके तो ये दोनों ही रहती हैं, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे. हाउएवर सी इट इज लिटिल हार्ड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली द डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज आर इज देयर इन द सब्सटेंस. लेकिन बहुत सारे जो पेयर्ड आपके इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं तो उनकी वजह से डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी रहती है. और वट एवर यू विल डिटरमाइन बाय द गॉइस मेथड इन दिस ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस मोलर ससेप्टिबिलिटी, इट विल हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज. तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिक नेचर के चाहिए तो आपको डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू को वहां से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू सब्सट्रैक्ट दैट वैल्यू. ओके तो इसको आप क्या बोलते हैं, देखिए अब ये डायमैग्नेटिक करेक्शन यहां पे आप लगा देंगे. सो व्हाट इज द डायमैग्नेटिक करेक्शन, राइट? Your magnetic susceptibility for the paramagnetic substance, that would be equals to magnetic susceptibility for the paramagnetic substance determined experimentally. exp is the experimentally minus x dia. तो जो डायमैग्नेटिक वाली है इसमें से आप सब्सटीट्यूट पहले एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करिए. तो ये तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है. ये आप डिटरमाइन करिए और इससे आप डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तब आपको ये मिल जाएगी करेक्टेड वैल्यू ऑफ द पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके तो क्योंकि ये करेक्टेड वैल्यू है तो हम इसके ऊपर COR लगा देते, CORR लगा देते हैं, वेयर CORR इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द करेक्शन. ओके सो दिस यू शुड रिमेंबर. ओके तो अब ये फॉर्मूला कैसे आ सकता है आप यहां से देख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, ओके सी गाइज ये तो आपको पता ही है कि कभी भी हम कोई भी अगर फेनोमेनन एक्सप्लेन करना चाहते हैं और अगर क्वांटम केमिस्ट्री उसको सर्टिफाई कर रही है, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू वो प्रूफ हो रहा है, देन इट इज एक्चुअली द फुल प्रूफ. अभी तक तो यही हम मानते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स दिस योर पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, करेक्टेड पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज एक्चुअली इक्वल्स टू द n इंटू म्यू इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3kT. ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, जहां पे n एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है. म्यू इफेक्टिव आपको पता है ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है जिसमें आपका एंगुलर भी है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों इंक्लूडेड है. 3 इज अ कांस्टेंट. ये k आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे. ओके एंड ये T इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. तो यहां से सीधा रिलेशन क्या मिल रहा है कि जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के. तो यहां से आपको एक सीधा सीधा फंडामेंटल मिल सकता है कि बहुत सारा पैरामैग्नेटिज्म ऐसा भी होगा जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके एंड दिस सीम्स लॉजिकल ऑल्सो. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स में मान लीजिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नजर आ रहे हैं, अगर आप उसको टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भी तो चले जाएगा निकल के. जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा सो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो सकता है. तो ये आपका रिलेशन दिखा रहा है कि कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है पैरामैग्नेटिक नेचर को. वी विल स्टडी दीज थिंग्स ऑल्सो. ओके so guys you have just observed a fly is actually roaming here and there because there is a power cut during my lecture, so I have actually switch on the your say light of my mobile, so that actually flies are attracting towards it. Okay so kindly adjust guys. Okay so this is actually this particular formula. Okay अब आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं. रीअरेंज कैसे, आप म्यू सी you can play little bit of you can play with little bit of your एल्जेब्रा. ओके बेसिक एल्जेब्रा आप इसमें लगाइए, तो वहां से आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं. म्यू स्क्वायर इफेक्टिव इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 3k/n इंटू अंडर रूट x पैरा करेक्टिव. ओके करेक्ट एंड t. तो इसको मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, हालांकि बहुत सिंपल है, आपको पता है यहाँ पे है, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, तो सीधे सीधे आप इसको निकाल लीजिए यहाँ से. ओके अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 3 का वैल्यू रख दीजिए, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू रख दीजिए, एवोगैड्रोस नंबर रख दीजिए. ओके ये सारी की सारी वैल्यू रख के इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, दैट विल मेक यू 2.84. तो यहां से 2.84 मिल जाएगा एंड देन द रिमेनिंग फैक्टर. ओके एंड देन यू विल हैव योर मैग्नेटिक मूवमेंट, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, that will equals to the Bohr magneton. So this is the concept, actually theoretical concept, which is very important for you. Okay guys, now guys I am coming through the main, see I have completed little theory part of this
magnetic properties. Now I am going to explain the different kinds of the magnetic properties. Okay, सबसे पहली बात आप देखिए magnetic properties of the complexes. Since I have actually explained with the help of that magnetic susceptibility equation that temperature can affect the paramagnetism. So you may have the two kinds of the substances. मैंने बताया कि डोमेन थ्योरी को अगर आप कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म को हटा दें तो आपके पास दो ही तरीके के मैग्नेटिज्म बचते हैं, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म. तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये तो उन सिस्टम्स के लिए होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम D10 है. इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. ओके, तो D10 सिस्टम जब हो जाएगा इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड नहीं है, तो ऐसे सब्सटेंस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे एंड दे वुड बी वीकली रिपेल्ड बाय द external magnetic field. Okay, this thing you have to remember. Then the important thing जो आपके examinations के लिए बहुत ज़्यादा important होती है, this thing actually I am going to explain here. So paramagnetic substances are actually the two types. First, spin paramagnetism is there and then the orbital paramagnetism is there. See, you know, देखिए अभी पैरामैग्नेटिक नेचर आपने देखा पीछे कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सेस पे भी रोटेट कर रहा था और अपने ऑर्बिट में भी रोटेट कर रहा था. तो स्पिन में अगर वो रोटेट करेगा तो स्पिन पैरामैग्नेटिज्म देगा और अगर आपके ऑर्बिट्स के अराउंड करेगा तो वो ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिज्म देगा. दिस यू हैव एक्चुअली सीन जस्ट a few minutes back actually. So whenever your orbital paramagnetism is there तो इसका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर इसको अफेक्ट नहीं करता है. सी यहाँ पे तो हमने अभी पीछे आपको इस इक्वेशन में दिखाया कि दैट टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द पैरामैग्नेटिज्म. ओके, बट it will not affect those kind of the paramagnetism which would be actually comes through the orbital contribution. वहां पे ये नहीं कर सकता है. ठीक है, और ऐसा कब होगा? तो इस केस में सिर्फ कंडीशन क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन ही ना करे. जब इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करेगा तभी तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा, अदरवाइज स्पिन कंट्रीब्यूशन भी होगा. और इलेक्ट्रॉन स्पिन कब नहीं करेगा? जब इलेक्ट्रॉन डी सिस्टम में होगा ही नहीं. सी गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट और बहुत सारे कंपटीशन में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी जा चुका है. सी, अगर आपने बिल्कुल बेसिक लेवल पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े हुए हैं देन यू वुड हैव दैट पर्टिकुलर इंप्रेशन दैट यू मस्ट हैव ऑड इलेक्ट्रॉन्स और द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू एक्चुअली टू शो द पैरामैग्नेटिज्म. लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, when the D system is not having any kind of the electron then your paramagnetism would arise. So this is something very very important. आप इसको ध्यान में रखेंगे, कंपटीशन में पूछा जाता है. तो इस केस में जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो स्पिन होगा ही नहीं, स्पिन होगा नहीं तो इसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया. अब जब स्पिन है ही नहीं है तो टेम्परेचर फिर कहां से स्पिन को आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पिन चेंज होने का मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो स्पिन है ही नहीं तो टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे पड़ना ही नहीं चाहिए. दिस इज द रीजन एक्चुअली. ओके, इसके बाद आपके D0 देखिए, D10 मैंने बता दिया डायामैग्नेटिक, D0 में है ही नहीं तो वो आपका पैरामैग्नेटिज्म दिखा सकता है. इसके अलावा D1 से लेके D9 तक, सी इफ यू हैव द D1 to D9 सिस्टम, so in these cases actually your temperature can affect the paramagnetic behavior of the substances. ओके, ये आपको समझ में भी आता है किस तरह से. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव द 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वो तीनों की तीनों अगर मान लीजिए सी इफ यू आर से फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर इफ यू आर डीलिंग विद द से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन दैट मैनर. ओके, एंड से यू हैव द D4 सिस्टम. मान लीजिए आपके पास D4 सिस्टम है और वीक फील्ड है तो 1 2 3 4 ये ऐसे चला जाएगा. अब जब आप इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जा सकता है. तो हालांकि यहाँ पर भी ये पेयर्ड ही होगा तो स्पिन अलाउड रहेगा, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है. मान लीजिए D5 सिस्टम है, से इट इज अ D5 सिस्टम एंड इट्स अ वीक फील्ड, सो यू हैव द 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो व्हेन यू सप्लाई द टेम्परेचर टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम सॉरी देन दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप ओवर देयर और यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा तो पैरामैग्नेटिज्म चेंज हो गया. तो आपको पता है कि D1 से लेके D9 सिस्टम तक टेम्परेचर पैरामीटर जो टेम्परेचर है वो पैरामैग्नेटिज्म को अफेक्ट करता है, प्रोवाइडेड कॉम्प्लेक्स आपके वीक फील्ड हो. ओके, बिकॉज इन वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस एक्चुअली द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में ही आपका पैरामैग्नेटिज्म होता है. तो ये एसेंशियल कंडीशन है कि ये सारे के सारे आपके वीक फील्ड हो, यानी कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो. सो व्हेन दिस हैपेंस एक्चुअली देन योर टेम्परेचर अफेक्ट्स द पैरामैग्नेटिज्म. ओके, नाउ गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम डिस्कसिंग दिस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म.
हालांकि गाइस देखिए जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो इतना डाइजेस्टेबल नहीं है कि हम उसको डाइजेस्ट कर जाएं कि ये वाकई इतना बढ़िया हो रहा है, बट दिस इज एक्चुअली देयर इन द लिटरेचर, रिसर्च पेपर्स, एक्चुअली रिसर्च पेपर हैव पब्लिश्ड अबाउट दिस, ओके। एंड दिस क्वेश्चन एक्चुअली ये दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेदर इज इन योर IIT JAM or say your CSIR NET or in the GATE examination. So whenever you have the D0 system, that means no electrons in the D system, तब आपके सब्सटेंस क्या होते हैं, बहुत वीक पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। इसका मतलब कि जब इनको आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनको अट्रैक्ट कर लेगा। सो द सिंपल थिंग इज दैट पैरामैग्नेटिज्म पहले तो था नहीं, अब लेकिन बाद में अगर पैरामैग्नेटिज्म आ रहा है विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कहीं से इंड्यूस हो रहा है, यही तो लॉजिक हो सकता है। तो ये कहीं से इंड्यूस हो रहा होगा, कैसे इंड्यूस होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव दीज थ्री कंपाउंड्स, आई हैव द पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैग्नेट, and my this vanadium tetroxide with 3 negative. So in all these cases you can see chromium +6 में है। यहाँ पर chromium कितना होता है, chromium you know chromium is 24, okay, and when you remove 6 electron from it then it will give you what, chromium 18, 18 इलेक्ट्रॉन बचे। So 18 electron would be the configuration of the argon, okay, that mean 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक ये चले गए, ओके। जीरो, फिर डी में तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे ही मैग्नीज इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज आपको मालूम है कितना होता है 25, एंड व्हेन यू रिमूव द 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर अगेन इट यू विल गेट द configuration of the argon, okay, so that means there is no electron in the D. Similarly if you have the vanadium in the +5 oxidation state, see vanadium V is X, oxygen is -2, so -2 into 4 actually -8, so X -8 equals to -3, so X equals to 5, okay, तो ये +5 में आ गया। so vanadium is what, vanadium is 23, okay, और vanadium में से भी जब आप 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, again if you remove the 5 electrons from here then you will have only 18 electrons, that means the configuration of the argon, that means no d electrons in these, okay। और इन तीनों में ही लेकिन उसके बाद भी देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अब होंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन सबसे बढ़िया और स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म, हालांकि ये तीनों में ही वीक है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट जो पैरामैग्नेटिज्म है वो पोटेशियम परमैग्नेट में होता है, ओके। और सबसे वीकेस्ट जो आपका है वो आपके वेनेडियम टेट्राऑक्साइड में होता है। और यहाँ से एक आप अच्छी, आपने BSc करा है, आपने MSc करा है, पोटेशियम परमैग्नेट इज अ वेरी कॉमन रिएजेंट, वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो आपने ये लैब में भी देखा है, इसका कलर कैसा होता है, डार्क पर्पल कलर होता है। अब डार्क पर्पल कलर इसका क्यों होता है, किस तरीके से डार्क पर्पल कलर है, तो डार्क पर्पल कलर होने के लिए एक्चुअली इसमें क्या होता है, LMCT होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद मैंने अपनी लास्ट क्लास जहां पे LMCT MLCT मैंने बताया था वहां पर भी शायद बताया होगा मैंने। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है वो कौन सा होता है, LMCT ट्रांजिशन होता है। लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बैंड यहाँ पे बनते हैं, यानी कि लीगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको, मेटल को, मैग्नीज को, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा आपका जो है charge, okay, so that's why LMCT transition is there, and you know the intensity of the LMCT and MLCT transitions are very very high, और इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है इसीलिए इसका कलर इतना डार्क होता है। See now your obvious question would be like that, since you have actually, if you are following my lecture then obviously you have seen that Laporte selection rule and your say spin selection rule। तो इस केस में कि देखिए, क्योंकि मैग्नीज में या क्रोमियम में या इसमें किसी में भी अगर आप देख लें, मैग्नीज में भी तो इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे स्पिन सिलेक्शन रूल तो काम करेगा नहीं, ओके। अब क्योंकि स्पिन सिलेक्शन रूल काम नहीं कर रहा इसके, और इलेक्ट्रॉन देखिए एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर भी नहीं हो रहे मेटल के, तो यहाँ पे लापोटे सिलेक्शन रूल भी काम नहीं करता है। तो यहाँ पे ना तो केमेनोफोर के केस में ना तो इस LMCT ट्रांजिशन में ना तो लापोटे काम कर रहा है एंड ना ही आपका स्पिन सिलेक्शन रूल काम कर रहा है। और जब दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं और तो इनका कोई मतलब ही नहीं होता, इसीलिए कलर बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है पोटेशियम परमैग्नेट का, ओके। दिस यू हैव टू रिमेंबर गाइज, ओके। नाउ सी इन दिस केस, इन ऑल केसेस विच आई हैव मेंशन्ड हियर, राइट, ग्राउंड स्टेट, इसमें क्या होता है, इन सब केसेस में जो ग्राउंड स्टेट होती है वो डायमैग्नेटिक होती है। आप कहेंगे अब कौन सी ग्राउंड स्टेट डायमैग्नेटिक की आप बात कर रहे हो, तो मान लीजिए सी दिस इज माई द लीगेंड, दिस इज माई लीगेंड ऑक्सीजन। सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पोटेशियम परमैग्नेट, ये मेरे ऑक्सीजन का लीगेंड है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये क्या डायमैग्नेटिक है ना, कैसा है, डायमैग्नेटिक है। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे,
इसको जैसे ही इसमें ट्रांजिशन होगा, ओके, सी व्हेन यू पुट दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इफ इंड्यूसिंग द ट्रांजिशन, तो यहां से मान लीजिए ये ऊपर चला गया, भाई ये ई में भी आ सकता है और ये जी में भी आ सकता है, इसमें T2 में भी आ सकता है, ठीक। तब ये वाली स्टेज में अगर यहाँ पे एक आ गया तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, और यहाँ पे एक आ गया तो पैरामैग्नेटिक हो गया। तो एक्साइटेड स्टेट तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ग्राउंड स्टेट क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो होता क्या है कि जो ये ग्राउंड स्टेट है ये एज्यूम कर लेती है पैरामैग्नेटिक नेचर एक्साइटेड स्टेट का, और खुद भी उसकी इन्फ्लुएंस में आके शो करने लगती है पैरामैग्नेटिज्म। ये इसका रीजन है। ओके, सो दिस आई हैव रिटन हियर इन ऑल द अबव थ्री केसेस, ground state is the diamagnetic and excited state is the paramagnetic, and these two states actually they mix under the applied magnetic field, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है तो ये मिक्स हो जाती हैं। एंड ड्यूरिंग दिस मिक्सिंग ग्राउंड स्टेट which is diamagnetic actually assume some of the magnetic property of the excited state। तो वो excited state की कोई प्रॉपर्टी को assume कर लेती है और खुद भी पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगती है। ओके गाइस, तो दिस इज द कंसेप्ट एक्चुअली। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो कितने ट्रांजिशन है LMCT, देखिए इस केस में KMnO4 के केस में कितने LMCT ट्रांजिशन है, 2 ट्रांजिशन आ रहे हैं आपके। ओके, इन दोनों ट्रांजिशन में से एक ट्रांजिशन जो होगा वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो दूसरा ट्रांजिशन होगा वो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखिए यहां से मैं आपको बता देता हूं इसको, ये कंसेप्ट आपने भी मेरे कलर वाले लेक्चर में भी देखा है। डेल्टा E इज इक्वल्स टू HC बाई लेमडा। ओके, एंड यू नो VIBGYOR विब्योर। सो हेयर लेमडा इंक्रीजेस, ऐसा ही तो है, लेमडा उधर की तरफ को बढ़ता जा रहा है, इसको ऐसे लिख देते हैं गाइस। ओके, तो जहां पे एनर्जी कम होगी वहां वेवलेंथ ज्यादा होगी, और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, इसका कलर अपीयर होने लगेगा। इसका मतलब क्या है, कम एनर्जी वाला जो ट्रांजिशन है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो ट्रांजिशन आपका इलेक्ट्रॉन जब आपका ई वाले में है तो ये आपका कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हाई एनर्जी ट्रांजिशन ये वाला है क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन T2 में है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके गाइस, दिस एक्चुअली यू शुड रिमेंबर। सो हियर आई हैव रिटन हियर, सो व्हेन द ट्रांजिशन इज हैपनिंग फ्रॉम P, दैट मीन द P ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड टू द D, और D कौन सा वाला, सी D स्टार का मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है आपका, और D कौन सा वाला है, ये E में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो देखिए ये आपकी ग्राउंड स्टेट में कुछ भी नहीं था। ओके, यहाँ लिगेंड से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर चला गया, दैट्स व्हाई इट इज LMCT ट्रांजिशन। ओके, LMCT ट्रांजिशन, नो सिलेक्शन रूल इज अप्लाइड, नाइदर लापोटे nor your spin selection rule, that's why the epsilon max molar absorptivity, right, molar absorptivity or molar extinction coefficient is very high, and the color of the potassium permanganate is very sharp actually. Okay, so दूसरा ट्रांजिशन आपका यहाँ से यहाँ हो सकता है। so if this when the electron is there in that this T2, okay, then it shows the पैरामैग्नेटिज्म। अब बात आती है कि पैरामैग्नेटिज्म हुआ क्या, तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है, P की और D की मिक्सिंग हो जाती है। ओके, तो यहीं पे बोल रहा था कि मैं ये डाइजेस्टेबल नहीं है, बट अगेन आई हैव रिटन सम अ वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट एक्चुअली विच आई हैव सर्च थ्रू दैट रिसर्च पेपर। सी D ऑर्बिटल्स आर द ल्यूमोस, ल्यूमो देखिए ल्यूमो है ना ये, सी ल्यूमो का मतलब आप समझते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस यू हैव स्टडीड इन योर pericyclic reaction. I have also made a very extensive and beautiful lecture on this होमोल्यूमो कंसेप्ट, और कैसे डिटरमाइन करते हैं बहुत सारे सिस्टम्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर टाइप करिए होमोल्यूमो कंसेप्ट बाय टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस, और वहां से इस कंसेप्ट को बहुत इजी और ल्यूसिड मैनर में समझिए। ओके, सो दिस इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन D। ओके, तो ये इसका ल्यूमो है, एंड दिस इज द होमो ऑफ द लिगेंड। ओके, जो यहाँ पे अगर आप इसकी MnO4 की बात करते हैं तो मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये इसकी अगर आप बात करें तो दिस इज द होमो। ओके, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्सिंग होने की वजह से ये ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। ठीक है, और जैसे ही मिक्सिंग होती है तो मिक्सिंग होने की वजह से ये ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, और इस ट्रांजिशन की वजह से आप देखेंगे ये ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बना देगा, एंड दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड वन सिंगल इलेक्ट्रॉन हियर इट विल गिव द पैरामैग्नेटिक नेचर टू द सब्सटेंस, बट दैट पैरामैग्नेटिक नेचर वुड बी वेरी
weak. Okay, I hope you understand the thing, you understood the thing whatever I have explained. Okay, so this I have written. What you can do, you can take the snapshot of this. Okay, and then you can learn this by your own also. तो इसको आप देखिए, ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं. मोस्ट प्रोबेबली पोटेशियम परमैंगनेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दीज टू ऑल्सो. और अगर आपको कहीं और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में कहीं मिलते हैं, देन यू कैन see those things also. Okay, so I hope this is clear to you guys. Now the next very important thing, see, टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म. तो वो कौन सा पैरामैग्नेटिज्म है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी बात चल रही है. तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे D1 से D9 सिस्टम, मैंने अभी भी आपको बताया. लेकिन फिर भी इन कॉम्प्लेक्सेस में जाने से पहले गाइज मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ. एंड दैट पॉइंट इज व्हाट, कि क्यों आखिर सब्सटेंस को जब आप जिन सब्सटेंस के पास, कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं, ये चीज आप समझिए. सी फॉर एग्जाम्पल, दिस सर्किल एक्चुअली, दिस सर्किल इज माई कॉम्प्लेक्स. ओके, और मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, जो फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो ऐसे जा रही हैं. तो आप याद रखिएगा कि जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जब आप, ये आपकी एयर में रहने की बजाय प्रेफर करती हैं सब्सटेंस के अंदर से जाना. Right, this is the basic concept of your magnetism. Okay, so whenever you keep your substance in the magnetic field, then the lines of the magnetic force will prefer to go through the substance rather than the air. तो ये इसके अंदर से जाना शुरू करती हैं. अब देखिए, जैसे ही ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके अंदर जाएंगी, तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इसका अपना खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट तो था ही, स्पिन की वजह से और ऑर्बिटल की वजह से, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा बाहर का भी मिल रहा है. तो अंदर इनसाइड में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसका, वो ज्यादा होगा. याद करिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अभी मैंने आपको बताया गाइस, इफ आई गो बैक वेयर इट वाज, लाइट हियर यू कैन सी B इज ग्रेटर देन H व्हेन सब्सटेंस इज द पैरामैग्नेटिक, है ना. ये ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इसका इनसाइड में तो है ही अपना, और बाहर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसको सपोर्ट कर रही हैं. यही, और ये दोनों एक साथ अलाइन होती हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये खींची चली जाती हैं. दैट्स व्हाई दे आर द पैरामैग्नेट, दे आर एक्चुअली, दे शो द पैरामैग्नेटिज्म. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो सी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू दिस, आई हैव एक्चुअली पास थ्रू द सब्सटेंस और द कॉम्प्लेक्स रादर देन द एयर. ठीक है. Thus for paramagnetic substances, that B actually, which is the magnetic flux intensity inside the complex, would be higher than the applied magnetic field. In case of the paramagnetic, diamagnetic में ऐसा नहीं होगा ना, उसमें फिर वो बाहर की तरफ जाने लगेंगी, वो अंदर की तरफ ना जाके बाहर की तरफ जाती है. ओके, नाउ सी गाइस, अब आप कहते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन दैट पैरामैग्नेटिक नेचर. इसको डिटरमाइन कैसे किया जाए, ये पैरामैग्नेटिक नेचर है क्या. देखिए, इसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या होता है, जो भी आपका सब्सटेंस है, इसको आप पहले एयर में, इसका वेट ले लीजिए खाली एयर में. ओके, जैसे मान लीजिए सिंपल एयर है, उसका वेट ले लीजिए. उसके बाद आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दीजिए. मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ओके, और ये साउथ पोल है, कोई भी मान लीजिए. ओके, और इसके बीच में आपने कॉम्प्लेक्स रख दीजिए, फिर इसका वेट ले लीजिए. ओके, अब 2 वेट आपको मिल गए, एक वेट एयर में और एक वेट आपका मैग्नेटिक फील्ड में. तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वाला वेट ज्यादा होता है, तब आपका सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर ये कम होता है, तब आपका सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होता है. दिस इज द वे ऑफ डिटरमाइनिंग द पैरामैग्नेटिज्म. सो दिस आई हैव एक्चुअली रिटन समवेयर. ओके, हियर सी, complex weight in the air. First we will actually weigh the weight of the complex in the air, and then we will weigh the weight of the complex by putting that complex in between the poles of the magnetic field. Okay, this is how actually we do. So if the complex weighs more in the magnetic field, right, it shows that it is attracted by the magnetic field and thus shows the paramagnetic behavior. This is the simplest thing actually जो आपको पता होनी चाहिए. Okay guys, now see guys, the important thing, यहाँ से आपके CSIR नेट के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सी, अब देखिए कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट. सो गाइस, 3 कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है मैंने आपको. ओके, सॉरी. तो वो 3 कंडीशंस क्या हैं, आप देखिए. सबसे पहली बात, जब कोई एलएस कपलिंग नहीं है, दैट मीन रसल सॉन्डर्स का. देखिए, अभी तो ये पॉइंट आप ऐसे ही समराइज करिए. अभी मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये कैसे होती है, क्यों होती है. I'll go through the each and every single thing. Okay, तो आप इसमें बिल्कुल भी
ऐसा ना सोचें कि मैं कुछ छोड़ दूंगा और कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डिटेल में हम आप उसको बताएंगे। आज नहीं भी हो पाएगा देन डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, सो यू कैन सी हियर मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए विदाउट एलएस कपलिंग, जब एलएस कपलिंग है ही नहीं। एलएस कपलिंग यू नो इट इज द रसल सॉन्डर्स कपलिंग, एंड दिस रसल सॉन्डर्स कपलिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हेन आई एक्चुअली मेड अ वीडियो ऑन योर टर्म सिंबल डिटर्मिनेशन और ऑल दीज थिंग्स। ओके, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में चले जाइए आप। ओके, और गाइज ये प्रॉब्लम है मेरे पास, कई लोगों में से आप लोग पूछते हैं आके या कमेंट मुझसे करते हैं या मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछते हैं कि क्या मेरे लेक्चर ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। सी गाइज ऐसा नहीं है, आप लोग इसको नहीं देख रहे हैं। आप मेरे इंडिविजुअल लेक्चर को ना देख के आप मेरे चैनल में जाइए और चैनल में मेरी इंडिविजुअल प्लेलिस्ट को आप चेक करिए। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 15-16 तक लगातार सीरीज में ही मिलेंगे आपको, और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो ना देखें, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से चेक करें। ओके गाइज, खैर छोड़िए, ये तो अलग चीज है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग। सो मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट, जब कोई भी एलएस कपलिंग नहीं है तब फॉर्मूला क्या यूज होता है, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल्स टू L इंटू एल प्लस वन प्लस एन इंटू एन प्लस टू। ये फॉर्मूला यूज होता है वेर L इज द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ओके, और n जो आपका होता है ये आपका स्पिन का कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब जब एलएस कपलिंग है ही नहीं तो ये इंडिविजुअली दोनों आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मैंने एक्चुअली ड्राइव किया। हाउ वी कैन ड्राइव, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एल स्क्वायर प्लस म्यू एस स्क्वायर, एस ओ और एस वट एवर। ओके, सी एंड यू नो म्यू एल इज इक्वल्स टू व्हाट, एल इंटू एल प्लस वन and s is equals to 4s s plus 1, and you know one thing, 2s equals to n, ये आपको पता होना चाहिए। ये शायद देखिए लास्ट क्लास में भी जब मैंने आपको ये ऑर्गल डायग्राम वगैरह पढ़ाए थे तो वहां पर भी मैं कभी आपका यूज कर रहा था स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 और कहीं पे यूज कर रहा था n प्लस 1। तो वो आया कहां से, देखिए 2s इक्वल्स टू n होता है। तो अगर आप इस फैक्टर को थोड़ी सी अलजेब्रा लगा के यहाँ पे पुट करेंगे देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो ये कब यूज होगा, जब आपने 3D सीरीज, याद रखिए मैं कब की बात कर रहा हूं, 3D सीरीज, दैट मीन स्कैंडियम, टाइटियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ओके, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात जब होगी और जब फ्री आयन होगा मेटल का, कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं होगा, जब फ्री आयन होगा तब आपके ये फॉर्मूले काम करेंगे। ओके, दिस यू शुड रिमेंबर, उस समय आपके ये फॉर्मूले काम करेंगे। ओके गाइस, और वहां पे आपका ये कैलकुलेशन, अभी हम इसको क्वेश्चंस की हेल्प से भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं विद एलएस कपलिंग, जहां पर एलएस कपलिंग हो जाएगी। अब एलएस कपलिंग कब होगी उसके लिए भी कंडीशन होती है और कब नहीं होगी उसके लिए भी कंडीशन होती है। ओके, सो जब एलएस कपलिंग होगी तब आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन, जहां पे जी आपका जो है लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर है और जे आपका जो है रोटेशनल क्वांटम नंबर का वैल्यू है। ठीक है, और ये कंडीशन कहां पर आएगी, सिर्फ लेंथेनॉइड्स के लिए आएगी और कहीं पे नहीं आएगी। और लेंथेनॉइड्स में सारे के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन सेमेरियम और यूरोपियम 3 पॉजिटिव के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसकी बात भी मैं आपसे आगे करने वाला हूं। ओके, और अगर देखिए ये जी की जो वैल्यू है, ये जी की वैल्यू को निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपके पास है, जी इक्वल्स टू 3/2 प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2j इंटू जे प्लस वन। इस फॉर्मूले पे आप सिंपली क्या करें, देखिए एल की वैल्यूज रखिए तो आपको जो है जी की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ओके, लेकिन अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, हालांकि जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको कैलकुलेट करके बात को जरूर दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है CSIR नेट और गेट में, जो क्वेश्चन आपके लिए सी लेंथोनाइड्स है, दैट मीन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात क्या होगी कि इसमें ऐसे 7 कंपार्टमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ +3 होता है, यहाँ यहाँ +2 होता है, यहाँ +1 होता है, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -2 -3। तो ये वाले जो शुरू के दो हैं +3 और +2 वाले हैं, इनके लिए जो जी का वैल्यू है F1, इसके लिए जी का वैल्यू 6/7 आता है और दूसरे वाले के लिए जी का वैल्यू 4/7 आता है। तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप इन दोनों को मग कर लीजिए, रट लीजिए इन दोनों को, या आप ऐसे कहीं इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस वन। ओके, लेकिन ये सेमेरियम और यूरोपियम के केस में काम नहीं करता है गाइज, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं दो सेक्शन से आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे बनेंगे। एंड द थर्ड केस एक्चुअली इज द केस ऑफ द जे कपलिंग।
तो जे कपलिंग में आप देखिए या तो ये 4D और 5D सीरीज के लिए लगेगा, ओके। 3D के लिए मैंने बता दिया, लेंथेनाइट के लिए मैंने बता दिया, 4D और 5D में जे कपलिंग लगेगा, और कुछ एक्टोनाइट्स के केस में भी ये लगता है, ओके। तो एक्टोनाइट्स के केस में भी लगता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जे कपलिंग के लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है डिटरमाइन करने के लिए, इसको एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये सिर्फ रटने वाली चीज होती है, इसीलिए शायद CSIR नेट में इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं कभी, क्योंकि वो कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, वो आपसे रटने की उम्मीद नहीं करते हैं। आई होप गाइज, okay guys, so whatever actually I have explained for you the case of the LS coupling and see case without LS coupling and with LS coupling, I'm going to explain actually what is happening here and what is the basis of the generation of these formula which you will use for the calculation of the magnetic moment. Okay guys, so here is the concept, actually the LS coupling explanation. So guys, this is the term symbol. This is the general expression of the term symbol, where S is the spin multiplicity, okay, and L is the orbital quantum number. That means it will give you the SPDF. आपने देखा है कि 0 1 2 3 4 के लिए वैल्यू देते हैं, and J वैल्यू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आती है. If you have given the certain values of the S spin multiplicity and certain values of the L, then you can calculate the various J values. और ये आपको मैं पहले भी करके दिखा चुका अपने लेक्चर्स में, ओके। तो जहां एक सी एस और एल वैल्यू के लिए हमारे बहुत सारी जे वैल्यूज हो सकती हैं, और वो जे वैल्यूज रेंज करती है कहाँ से, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक। तो कहाँ पे लेस देन हाफ फील्ड है आपका ऑर्बिटल, कहाँ पे मोर देन हाफ फील्ड है, उसी के हिसाब से आप L+1 L-1 वाले फॉर्मूले लगाते हैं। एल माइनस एस कहें या एस माइनस एल कहें, एक ही बात है, जो भी पॉजिटिव होगा उसको पहले रख लेंगे। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग दैट व्हेन यू हैव गिवन द सर्टेन वैल्यूज ऑफ द एस एंड एल, यू कैन हैव द वेरियस वैल्यूज ऑफ द जे डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। और मान लीजिए वो सारी की जे वैल्यूज, ये जे वैल्यूज ये है आपका, विच इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 1 2 3, मान लीजिए ये सारी की सारी हैं, ओके। ये सारे आपके एक्चुअली में ये मल्टीप्लेट है, ये पूरा का पूरा एक मल्टीप्लेट है, और ये इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, ओके। और मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, और ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ओके। तो अब क्या है, पॉपुलेशन डिफरेंस देखना है आपने, पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है। तो इस पॉपुलेशन डिफरेंस के हिसाब से ही आप डिसाइड करेंगे कि एलएस कपलिंग होगा या नहीं होगा, ओके गाइस। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। सी, अगर दोनों इक्वली पॉपुलेटेड हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर भी आपका जो है से कुछ मेटल आयंस हैं और यहाँ पे भी कुछ मेटल आयंस हैं, तो कोई भी एलएस कपलिंग नहीं होगी। और एलएस कपलिंग नहीं होगी तो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन और एंगुलर का कंट्रीब्यूशन दोनों ही होंगे आपके, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे D3 आयन 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए बताया था, जहां पे हम L इंटू L+1 और प्लस N इंटू N+1 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ओके, वाला केस। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि मेटल आयंस जो हैं वो सिर्फ यहीं पर हैं, तब फिर एलएस कपलिंग हो जाएगी, ओके। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आई एम डिस्कसिंग बोथ द केसेस हियर। सो आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट केस व्हेन देयर इज नो एलएस कपलिंग इज देयर, व्हिच मींस योर डेल्टा ई इज लेस देन केटी। तो आप ये कंफ्यूजन नहीं करेंगे ये कहां से आ रहा है, इट इज एक्चुअली बेसिकली कमिंग फ्रॉम द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो इन माय एनएमआर लेक्चर सीरीज, वहां पे मैंने पॉपुलेशन डिफरेंस कैलकुलेट करना बताया भी आपको कि कैसे आप पॉपुलेशन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सी, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट एक्चुअली इट्स एप्लीकेशन इज एवरीवेयर। कहीं पर भी आपने पॉपुलेशन डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है दो स्टेट्स में, तो वहां पे ये काम आता है। सो दिस के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट एक्चुअली, ओके, एंड टी इज द टेम्परेचर. This is something very very important to note that, okay. So in that case, whenever there is no LS coupling, वहां पे जो डेल्टा E होता है, that means this energy gap, the multiplet width, this is the multiplet width, and this width actually gives the energy difference between the two. When this energy difference is less than the KT, तब आपकी किसी भी तरीके की एलएस कपलिंग नहीं होती है, और ऐसा सिर्फ 3D सीरीज के केस में होता है, ओके। देखिए, इन सच केसेस J states are almost equally occupied by the metal ions at RT. RT means room temperature. मैंने अभी यही बताया था कि इन कंडीशंस पे जब आपका ये एनर्जी डिफरेंस KT से कम होगा तो रूम टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वली पॉपुलेटेड रहती हैं, ठीक है। तो इक्वलिटी पॉपुलेटेड रहने का मतलब है कि ना तो इसका वेक्टर इतना स्ट्रांग होता है और ना ही इसका वेक्टर इतना स्ट्रांग होता है, तो कोई भी कपलिंग इसमें नहीं होती है। एंड व्हेन देयर इज नो कपलिंग,
तो कपलिंग नहीं होने की वजह से आपका एल कंपोनेंट भी कंट्रीब्यूट करता है मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, और आपका स्पिन भी कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो इस केस में जो आपकी मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट इज डिटरमाइंड बाय द एन म्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 3 kT, ओके, प्लस म्यू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 kT, क्योंकि ये आपका मैंने अभी बताया दीज आर द एडिटिव प्रॉपर्टीज। orbital magnetic movement and your spin magnetic movement, they are the additive properties because their vectors are directing in the same direction। तो आप कुछ मत करिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए n 3/kT को कॉमन ले लीजिए, देन इनसाइड यू विल गेट योर म्यू एल स्क्वायर प्लस म्यू एस स्क्वायर, और इसको अगर आप फिर से खोल दें, इसको और ओपन कर देंगे, l इंटू एल प्लस वन 4s इंटू एस प्लस वन, और आपको पता है 2s इक्वल्स टू n, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन, ओके। तो यहाँ से n प्लस टू, क्योंकि एक 1 बाहर से भी आएगा, सॉरी, सो शायद इससे पहले भी मैंने इसको 1 कह दिया, बट इट इज 2 एक्चुअली। सो इन दैट केस यू कैन सी द की इज दैट, सी व्हेन म्यू इफेक्टिव दिस वन इज इक्वल्स टू म्यू एस। अब क्या है देखिए यहाँ पे ऐसी ये तो बात यहीं पे खत्म हो गई कि फॉर्मूला कैसे आया। नाउ अब देखिए ये फॉर्मूला तो आप अक्सर लगाते नहीं है, जब भी आपने देखा है पैरामैग्नेटिज्म आप कैलकुलेट करते हैं तो आप सिंपल अंडरवुड n प्लस 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि जो ट्रांजिशन सीरीज है, जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कैंडियम अप टू योर से कॉपर, ओके, तो उन केसेस में जो शुरू के 5 एलिमेंट्स हैं, आपके 5 आयन है स्कैंडियम से लेके मैग्नीशियम तक, मैग्नीज तक, यहाँ पे कंप्लीट क्वेंचिंग हो जाती है। क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल अगर आपका से मान लीजिए ये कहीं यहाँ पे ऐसे मेटल ले लेते हैं और इसमें लीगेंड्स भी लगे हुए हैं ना, ऐसे लीगेंड्स लगे हुए हैं, तो ये लीगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम जो ये ऑर्बिट्स के अराउंड जो रोटेशन है, मोशन है, इसको चेक कर देते हैं, ये नहीं होने देते हैं। जब ये नहीं होने देते हैं तो फिर इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्वेंचिंग, एंड दिस क्वेंचिंग इज डन बाय द लिगेंड्स अटैच्ड विद द metal ions in a particular complex, okay, that is called the quenching means there is no contribution of the orbital magnetic moment, okay। तो see अब इस केस में क्या है, मान लीजिए अगर जो म्यू इफेक्टिव आपने कैलकुलेट किया और फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, स्पिन में ये दोनों बराबर आते हैं तो इसको कंप्लीट क्वेंचिंग बोला जाता है, और ये स्कैंडियम n पॉजिटिव स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक होता है। एंड व्हेन दिस हैपेंस एक्चुअली, ओके guys, so when this happens, so you can put your contribution by L is 0, then you will have this 4s and s plus 1, okay, and ultimately you will have 0 for this value, and then finally you have this particular value, okay guys। So this is how you can calculate, okay, this is the case of when there is no LS coupling, okay guys। Now guys you can see this is my second case where LS coupling is there। तो यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है मामला, जब LS कपलिंग होती है तो इस फॉर्मूले से हमें छुटकारा मिलता है और सीधे J वैल्यू आप यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके आपको J वैल्यू देते हैं। और ऐसा होता कब है, जब ये एनर्जी डिफरेंस जो है ये KT से ज्यादा हो जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हेन यू कीप योर सैंपल एट द रूम टेम्परेचर देन दिस एनर्जी डिफरेंस वुड बी ग्रेटर देन योर दिस KT वैल्यू, इन दैट केस योर LS कपलिंग वुड बी देयर। एंड व्हेन दिस LS कपलिंग इज देयर, that mean you need not to worry about your say individual L and individual S component, but they actually combine to give you the J values and you will use those J values for the calculation। और ये आपका देखिए जब आप इसके लिए F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जब आप इसको डिटरमाइन करते हैं वहां पे ये आपका जो है काम आता है, okay। So in that case mu effective equals to G into J into J mu underroot J into J plus 1 where G is the Linde splitting factor। मैंने बताया था अभी इससे पहले आपको कि आप इसको F1 और F2 के लिए याद कर लीजिए 5/7, और इसकी वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे दे रखी है 4/5 एंड 6/7, ओके जी। इसको आप याद कर लीजिए, हालांकि ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ओके। सो इन दैट केस यू कैन सी दिस ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आपका ये है, ओके। और सेमेरियम और यूरोपियम इसमें आपके एक्सेप्शन के केस में आते हैं। तो अब ये तो सब लोग बता देते हैं कि ये एक्सेप्शन के केस में आते हैं, बट क्यों आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। द ओनली रीजन इज दैट see in case of the samarium 3 positive and the yumarium 3 positive, in that case actually your ground state this particular one as well as the excited state actually were equally populated। ये दोनों equally populated हो जाती हैं तो ये डेल्टा E और KT लगभग बराबर हो जाते हैं। and when this happens actually
तब आप इसकी वजह से जब आप इसके लिए कैलकुलेट करते हैं म्यू इफेक्टिव की वैल्यू, तो इन दोनों आयंस के लिए बिल्कुल अलग आती हैं, जो बाकियों के लिए तो एग्रीमेंट में आती है सही, लेकिन इन दोनों के लिए बिल्कुल गलत आती हैं, तो ये हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किन के लिए आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये शायद पूछा भी गया है एक बार, मेरे हिसाब से CSIR नेट में इसको पूछा जा चुका है। सो I'll give you this problem when I'll solve the problem based on this. Okay, so this is the case of the LS coupling, and LS coupling happening and LS coupling is not happening. And the important thing about both of the cases, whether this one or this one, they actually follow the Curie law. They obey the Curie law. They obey the Curie law. This one as well as this one. ये दोनों ही क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं। और अब क्यूरी लॉ क्या है? क्यूरी लॉ जो है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंस शो करता है पैरामैग्नेटिज्म पे। ओके, दैट इज द क्यूरी लॉ। सो नाउ यू कैन सी दिस क्यूरी लॉ एंड से क्यूरी वेज लॉ। सो गाइस, क्योंकि लेक्चर की लेंथ 1 घंटा वैसे ही हो चुकी है, सो आई एम टेकिंग ओनली द क्यूरी लॉ टुडे। Next class में, maybe tomorrow or the day after tomorrow, I'll give you this Curie Weiss law. So what is the Curie law? So the Curie law is just like that. Corrected paramagnetic magnetic susceptibility equals to C by T, where C is the Curie constant, और ये Curie constant जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इससे जब भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको आप 1/T के साथ प्लॉट कर सकते हैं, इसको 1/T के साथ प्लॉट कर दें, या टेम्परेचर को 1 इसके साथ प्लॉट कर दें, बात एक ही है दोनों ही केस में। एंड इफ यू सी हियर, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, सो इसका स्लोप क्या है, ये c आ जाएगा। अगर आप 1/T के साथ प्लॉट करते हैं इन दोनों को, तो c तो स्लोप आ जाएगा, एंड इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, और इंटरसेप्ट 0 है तो ये आपका ओरिजिन से पास होगा। सी, इफ यू हैव द लिटिल आइडिया अबाउट द टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स एंड द टाइप्स ऑफ द इक्वेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 9th and 10th actually, so intercept is 0, so it is passing through the origin, and what we have done, we have plotted this 1/this corrected magnetic paramagnetic susceptibility and against this temperature, and you are getting this straight line. Okay, आप उल्टा भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पे x ले लें और यहाँ पे 1/T ले लें, तब भी आपका यही आएगा। दोनों ही केसेस में एक सी इक्वेशन बनती है। ओके, सो दिस इज द क्यूरी लॉ। और सी का वैल्यू, अब ये वैल्यू दी जाती है, वैसे आप निकाल भी सकते हैं इसको। हाउ? सी, दिस क्यूरी कांस्टेंट इक्वल्स टू n म्यू इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3k, वेर n इज द एवोगैड्रोस नंबर। म्यू इफेक्टिव की वैल्यू आपकी जो है ये दी होगी, स्क्वायर तो उसका ही, 3 इज द कांस्टेंट एंड k इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये वैल्यूज आपको दी होंगी। ओके, बट क्यूरी लॉ के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये अप्लाई सिर्फ कहाँ हो सकता है, जहां पे आपका डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात हो रही है, वहीं पे अप्लाई होता है। लेकिन कहीं पे अगर कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म की बात आती है, लाइक फेरी मैग्नेटिज्म, राइट, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, वहां पे फिर ये काम करता हुआ नजर नहीं आता है। तो वहां के लिए फिर आपको पढ़ना पड़ता है क्यूरी वेज लॉ। लेकिन क्यूरी वेज लॉ से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कोऑपरेटिव पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है, या कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म होता क्या है। इन चीजों को आपने पढ़ना पड़ेगा। सो लिमिटेशन, एक्चुअली आई हैव रिटन हियर, यू कैन रीड दैट पर्टिकुलर लिमिटेशन। आई हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड दिस वन। ओके, सी, limitation is what? Obeyed, this Curie law is obeyed by only those paramagnetic substances in which the magnetic dipoles of the substance are completely independent of each other. इसका मतलब, सी, मैंने क्या बताया, देखिए ये एक आपका इलेक्ट्रॉन है तो एक मैग्नेट की तरह आपका बिहेव कर रहा है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा। तो जहां पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस खाली इसकी वजह से होगा, वहीं पर ही ये काम करेगा। अगर ये इसको कहीं से असिस्ट कर रहा है, कॉपरेशन कर रहा है, ये इसको कॉपरेशन कर रहा है, ये कूपर पेयर बना रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, कोऑपरेटिव पेयर इनको बोलते हैं। तो कहीं पे ये पेयर बनते हैं तो वहां पे क्यूरी लॉ काम नहीं करता, वहां पे क्यूरी वेज लॉ काम करता है। सो नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद दैट क्यूरी वेज लॉ एंड योर कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, एंड देन योर कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली आर लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक लेक्चर। ओके, तो यहीं पे मैं इसको अभी रोक रहा हूं, लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, इसको आधे से आपने नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्लास और उसके बाद वाली क्लास भी आपने इसमें कवर करनी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो टाइम बीइंग, एक्चुअली आई एम साइनिंग आउट। इफ यू आर लाइकिंग द एक्सप्लेनेशन, इफ यू आर ग्रास्पिंग द थिंग्स करेक्टली, please subscribe the tetrahedron chemistry classes, and please like the video and do share with your friends also. Okay guys, thank you very much.